ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केबीसी एक मुलाकात में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी और आज हमारे साथ इस वक्त मेहमान बने हुए हैं केबीसी एक मुलाकात में दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान मंजीत सिंह जी के साहब, और वो दिल्ली स्टेट अकाली दल के भी अध्यक्ष हैं, इसलिए जिम्मेदारियां उनके ऊपर कई हैं, सवाल उनके ऊपर कई हो सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो इस वक्त केबीसी एक मुलाकात में हम पूछने जा रहे हैं वो ये कि जब दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है तो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अलग करने पर उनके ही लोग, उनके ही दल के लोग क्यों आपत्ति दर्ज करा रहे हैं? आखिरकार मुश्किलात कहां पे हैं और पर्दे के पीछे का खेल क्या है? मंजीत जी, सीधा सवाल आपसे, पर्दे के पीछे का खेल है, स्वार्थ का खेल है, गोलक का खेल है, या फिर खेल ये सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई का है? बात यह है कि खाली मेरे दल के लोग नहीं, सिख समुदाय एट लार्ज इसके खिलाफ है। मैं खुद इसके खिलाफ हूँ। मेरे को आप सवाल करेंगे कि आपकी कमेटी अलग है, आपने ये पूछा है, तो आप क्यों इसमें कर रहे हैं? ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का पहले मैं जवाब दूं कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी कभी भी एसजीपीसी के अंडर नहीं थी। हजूर साहब नांदेड़ साहब की कमेटी अलग है, पटना साहब की कमेटी अलग है। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी में सरकारी बोर्ड बनाया था मैडम इंदिरा गांधी ने 1970 में। 5 साल वो बोर्ड रहा, अकाली दल ने मोर्चा लगाया, तब एक्ट बना था दिल्ली का, जिसको 1971 गुरुद्वारा एक्ट बोलते हैं दिल्ली का, पार्लियामेंट ने बनाया। उसके अधीन पहले इलेक्शन 1975 में हुए। लेकिन 66 में जो रेजोल्यूशन था जो पंजाब और हरियाणा विभाजन का, उसमें भी तो ये था कि पंजाब की चीज़ें अलग होंगी, हरियाणा की चीज़ें अलग होंगी, और बादल साहब के शायद उस पर दस्तखत, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, चूँकि मैंने देखा नहीं है वो, उसमें एक दस्तखत भी है उन्होंने कि हाँ भाई आगे आने वाले वक्त में हरियाणा का भी अलग गुरुद्वारा प्रबंधन होगा। ऐसा है कि उसमें ये प्रोविज़न है, लेकिन वो अलग प्रबंधन अगर होगा तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, हरियाणा एसजीपीसी की इलेक्शन कौन अनाउंस करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। हरियाणा एसजीपीसी के अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करनी है एक्ट के अंदर, वो पार्लियामेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान वहाँ चले गया, पाकिस्तान के गुरुद्वारे वहाँ निकल गए, उस वक्त ये कंकरेंट लिस्ट में डाला गया जिसमें 3 स्टेटें थी और एक यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ थी। आज अगर कोई बदलाव होना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। दूसरी बात, मैं हुड्डा साहब से पूछता हूँ कि आपने सेकंड लैंग्वेज स्टेटस 9.5 साल पंजाबी को नहीं दिया, आप जाने वक्त दे रहे हैं। होन चिल्लड़ में पूरा गांव कत्ल कर दिया 84 में, आपने एफआईआर तक नहीं करी। अगर एफआईआर हुई तो उसकी फाइलें घुमा दी। आप हमारे कितने सके हैं? तीसरी बात, हमारा फैसला क्या सोनिया गांधी करेगी, हुड्डा साहब करेंगे, जिन्होंने अकाल तख्त तोड़ा हो, जिन्होंने दरबार साहब ढाया हो, जिन्होंने 84 में 5000 सिखों का दिल्ली में कत्लेआम किया हो, 14,000 के करीब हिंदुस्तान में कत्लेआम किया हो? अगर इसका फैसला करना है तो फैसला हम करेंगे, अकाल तख्त करेगा, सिख खुद करेंगे। हम 100% हरियाणा के सिख हमारे भाई हैं। हम 100% चाहते हैं कि अगर वो अपना हक मांगते हैं, वो अलग से कोई उसमें अख्तियार मांगते हैं, हम वो देने के लिए तैयार हैं, कोई रोक टोक नहीं है। इसका फैसला अकाल तख्त की सुप्रीमेसी में होगा। और जो एसजीपीसी की बात आपने एक बड़ी बात कही है, और ये बात मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान समझेगा और समझने की कोशिश करेगा तो शायद वो लगेगा कि नहीं, ये जो हरियाणा के लोग हैं या जो कुछ लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं वो ज़बरदस्त की राजनीति कर रहे हैं। जब आप ये सब कह रहे हैं और ये बातें आपने वहाँ भी कम्युनिकेट की होंगी, तो प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई फिर? प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि हम आज भी, अकाली दल भी तैयार बैठा है, अकाल तख्त साहब भी इस विचार में है, जो मैं अनऑफिशियली कह रहा हूँ, मेरी उनसे डायरेक्ट बात नहीं हुई, कि अगर हरियाणा को कोई अधिकार चाहिए वो देने को तैयार है। वहाँ की कोई सब कमेटी बननी चाहिए, उसके लिए वो तैयार है। फैसले वो लें, यहाँ पे जो कलेक्शन होती है वो भी बात नहीं, उससे ज़्यादा पैसा वो देंगे, पंजाब से आ जाएगा जी। लेकिन वो भी इशू नहीं है। इशू ये है कि हमारा फैसला हम खुद करें। ये सोनिया गांधी या हुड्डा क्यों करेंगे, और उस वक्त क्यों करेंगे जब ये वोटों की राजनीति का समय आ रहा है? मैं समझता हूँ कि ये, और दूसरी बात, हरियाणा के सिखों का भी उतना ही हक है। हरियाणा के सिखों ने भी उतनी कुर्बानियाँ दी है कि जब ये 1925 में एक्ट बना था। तो ये बात आप हुड्डा को अलग कर दिए, चलिए हो गया, उन्होंने एक्ट बना दिया, पास कर दिया, वो एक अलग इशू हो गया, पॉलिटिकल है कि वो वोटों के लालच में है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसको हम अलग कर देते। सोनिया गांधी का कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। हरियाणा के सिख भी आपके साथ में, आपके सिख समाज संगत सब आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें आपने अभी हमसे कही हैं कि भाई पंजाब से भी, उससे ज़्यादा कहीं पैसा पंजाब से आता है, लगता है आके, सब लोग आप साथ में काम भी कर रहे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो वो जो 3-4 लोग
मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जो 3-4 लोग, 8-10 लोग जो यहाँ की कमेटी में हैं या जो थोड़ा सा कमेटी से अलग हटके हुए जो पॉलिटिक्स करें, उनको साथ में बैठाल के अगर जोड़ के अगर बात कर ली जाए कि वो भी भाई हैं, वो कोई अलग नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये सब बातें कर ली जाए तो क्या चीज़ें साफ नहीं हो सकती क्या? दूरियां दिलों की हैं क्या? ऐसा है, जिन लोगों का आपने बात की, अब मैं इसकी बैकग्राउंड में एक मिनट जाऊंगा। जब एसजीपीसी की इलेक्शन हुई, 11 सीटें हरियाणा में हैं। इन्हीं लोगों ने उस वक़्त एक अपना दल बनाया था। उस दल ने इस इशू पे इलेक्शन लड़ी कि हरियाणा कमेटी अलग बननी। 11 की 11 सीटें ये हारे हैं। वहाँ पे पंजाब ने तो वोटें नहीं डाली, हरियाणा के सिखों ने डाली है। आज वही लोग वापस उस बात की डिमांड कर रहे हैं। हम उसको भी मानने को तैयार हैं, लेकिन आप अकाल तख्त के पास जाएं। अकाल तख्त आपको जो चाहिए वो देने के लिए तैयार है। आप अकाल तख्त को चैलेंज करें, अकाल तख्त को डिफाई करें। और फिर जो मैं बात कर रहा था कि 1925 में 500 से ज़्यादा सिखों ने शहादत दी, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी जेलें भरी, कि जब गोरी सरकार, अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा, महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी की पहली लड़ाई जो है वो सिखों ने जीत ली है एसजीपीसी बना के। उसने नींव रख दी थी भारत आज़ाद होने की। तो मैं समझता हूँ कि हम आज भी इसके लिए तैयार हैं कि अगर हरियाणा के सिख अपना अधिकार चाहते हैं, उनको मिलना चाहिए। मैं इसके लिए वाउच करता हूँ, मैं इसके लिए बोलता हूँ कि हरियाणा को उसका राइट मिलना चाहिए। अगर वहाँ के लोग चाहते हैं, अकाल तख्त से मिलना चाहिए, एसजीपीसी की सुपरमेसी रहते हुए मिलना चाहिए। लेकिन हुड्डा सरकार या वो लोग जो उनके कहने पे आपस में भाई को लड़ाना चाह रहे हैं, उनके कहने पे नहीं मिलेगा। तो कम से कम हम अपने जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें टेलीविज़न पे देख रहे हैं और मंजीत जी की जो बातें सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि इन बातों को सुनने के बाद तो शायद इस प्रोग्राम को देखने के बाद ही अगर वो जो नेता जो राजनीति कर रहे हैं इन शब्दों को सुने, इन भावनाओं को समझे, तो ये इशू अपने आप खत्म हो जाएगा। मंजीत सिंह जी, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, ये मंजीत सिंह नहीं कह रहा, ये अकाली दल की सोच है। अकाली दल चाहता है कि हरियाणा अगर उनको ज़्यादा वो चाहिए, ऑटोनॉमी चाहिए, वो तैयार है देने के लिए, कोई रोक टोक ही नहीं है। लेकिन हम ये कहा जाए कि ये हुड्डा ने कर दिया, कभी नहीं होगा। जो मर्जी हो जाएगा, हुड्डा सरकार कांग्रेस नहीं कर पाएगी, ना होने देंगे। और शायद ये जनता भी समझती है, समाज भी समझता है कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स की वजह से सब कुछ हुआ है, जिस तरीके से हुआ है। चलिए, ये बातें तो हम यहाँ इस विवाद को यहीं पर छोड़ते हैं, लेकिन एक दूसरा विवाद भी है। विवाद रहा है कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से अब शुरुआत हो गई भारत रत्न को देने को लेके, जिनको मिलना चाहिए था उनको अब तक नहीं मिला, और जिनको शायद मिलना चाहिए था लेकिन अभी नहीं मिलना चाहिए तो उनको पहले दे दिया गया। ये पूरी की पूरी एक पॉलिटिक्स, अगर पिछले 10 सालों की हम बात कर लें तो ये भी पॉलिटिक्स का एक नमूना हमें देखने को मिला। अकाली दल की तरफ से भी मांग की गई है कुछ लोगों को भारत रत्न देने की, साउथ की तरफ से भी मांग आई है। ये जो मांग आती है और उस मांग के ऊपर विचार किया जाता है, भारत रत्न का मतलब भारत का रत्न हो, क्या आपको लगता है इसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है? मैं समझता हूं कि जो फैसले पहले सरकारों ने लिए वो कहीं ना कहीं अपनी सोच, अपनी राजनीति से प्रेरित होकर लिए। हमने दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में रेजोल्यूशन पास किया और वो हमने प्राइम मिनिस्टर को भेजा। 2 नाम हमने पारित किए उसमें, जिस पे यूनानिमिटी हमारी एग्जीक्यूटिव में हुई। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी इलेक्टेड बॉडी है, दिल्ली के सिखों को रिप्रेजेंट करती है। हमने मास्टर तारा सिंह जी का और शहीद भगत सिंह जी का, एक इसलिए भी कि हमारी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, लेकिन जो उन्होंने काम किया देश की आजादी के लिए, देश के लिए। जी बिल्कुल। अब आज भगत सिंह के ऊपर कोई क्वेश्चन, मुझे लगता है कम्युनिटी की बात यहाँ होनी नहीं चाहिए, तो देश की आजादी के लिए काम किया। और क्योंकि हम उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, हमने कहा कि इनका भी मान सम्मान होना चाहिए। अब मास्टर तारा सिंह, बहुत कम लोगों को पता है कि मास्टर तारा सिंह जो हैं, 3 नेशन थ्योरी को अगर किसी ने रिजेक्ट किया था, वो मास्टर तारा सिंह ने किया था। अंग्रेज सरकार ने हिंदुस्तान में अराजकता लाने के लिए 3 नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था। हिंदुओं के लिए अलग, मुसलमानों के लिए अलग, सिखों के लिए अलग। अगर उस थ्योरी को नकारते हुए किसी ने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे मोहर लगाई थी तो मास्टर तारा सिंह थे कि हम हिंदुस्तान के साथ जाएंगे, हम अलग राज्य नहीं चाहते। और वो हुआ। और मास्टर जी ने, सिखों ने जो कुर्बानियाँ करी, अगर फांसियाँ देखें, जितनी फांसी हुई 80% 85% पंजाब के लोग थे। काला पानी अगर 2200 लोग गए तो 1800 जाके आज भी पोर्ट ब्लेयर में जो जेल है
उसके बाद फटियाँ पढ़ लीजिए, आप उस पर नाम लिखे हुए तो हैं। ये नेता क्यों नहीं समझते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में, उसमें भी ये लोग पॉलिटिक्स करते हैं, क्यों नहीं समझते हैं? मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत बड़ा दिल रखना पड़ेगा, बहुत बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। आपको काले को काला कहना पड़ेगा, सफ़ेद को सफ़ेद कहना पड़ेगा, तब ये फैसला ठीक होगा। लेकिन अगर ये फैसला, अब ज़रूरी बात है कि ऐसे 20 लोग निकल सकते हैं देश में जिनको मिलना चाहिए, सबको एक वक्त तो मिलेगा नहीं। लेकिन आप आस्ते आस्ते उस लिस्ट को चलाना शुरू करें, आप उन लोगों को मान सम्मान देना शुरू करें। वो मान सम्मान आप उनको मोदी नहीं दे रहे सरकार हैं। मोदी सरकार से आपको ये उम्मीद होगी कि कम से कम अब राजनीति ना करते हुए वाकई जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है, रत्न उनको मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। ये उम्मीद ज़रूर होगी, और ये भी उम्मीद होगी कि जो पिछली सरकार रही है, अपनी सोच की वजह से कुछ लोगों को वो उन्होंने शैडो में रखा, वो लोग शैडो से बाहर आएंगे जिनकी कुर्बानी देश के लिए होगी। मंजीत जी, बातें हमारे पास बहुत सारी हैं और आपका जो कद है उस तरीके से भी मन करता है कि आपसे और भी ज़्यादा बातें की जाएं, क्योंकि वक्त धीरे धीरे खत्म हो रहा है प्रोग्राम का। बहुत संक्षेप में दिल्ली की राजनीति के बारे में एक बार फिर से रुख करेंगे। कोशिशें चल रही हैं, हो सकता है कि कुछ दिन लग जाएं, हालांकि पिछले कई दिनों से कोशिशें चल रही हैं जब से लोकसभा चुनाव हुए कि दिल्ली में दोबारा से सरकार बन जाए। ये भी खबरें आती रहती पर्दे के पीछे कि अकाली दल के लोग जो हैं, वो जो विधायक हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बैठकें हो रही हैं। दिल्ली की राजनीति की सूरत क्या है आपकी नज़र से जानना चाहेंगे, क्या लगता है आपको आगे कुछ दिनों में? ऐसा है कि जो विधायक किसी भी पार्टी के हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई इलेक्शन नहीं चाहता। ये कोई भी नहीं चाहता, कोई भी किसी भी दल का कोई भी नहीं चाहता, किसी पार्टी का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको ये है कि हम 5 साल के लिए चुने गए, अभी दोबारा इलेक्शन में जाएंगे, जीते कि ना जीते। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त दिल्ली की जो सिचुएशन है, केजरीवाल जी को सरकार बनाने का मौका मिला, उन्होंने किन वजहों से इस्तीफ़ा दिया वो सब जानते हैं, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आने वाला जो हालात है, मेरा ख्याल है कि आज की डेट में जिस पार्टी ने जीतना है, अगर मैं अपनी पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, ये सोच के हम चले कि हम इतनी बड़ी जीत एमपी इलेक्शन में लेके आए हैं, नेशनल इलेक्शन में लेके आए हैं, दिल्ली में लेंगे तो हम मार खाएंगे। बड़ी बात आप कह रहे हो। हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का वोटर सियाना है। नेशनल इशू और है, स्टेट इशू और है। हमें स्टेट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। और चुनाव हो जाते हैं तो क्या करेंगे आप? 100% हम लोगों को ये समझाएंगे कि हमारे को मौका मिलेगा, और क्या रहेगी पोजीशन हम जीतेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पास है। स्टेट में अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, कोऑर्डिनेशन आपस में ठीक होगा, आपस में टग ऑफ वॉर की क्या डर लगता है आम आदमी पार्टी से, जिस तरीके से वहाँ पे वो करते रहते हैं काम? हम आम आदमी को हमसे डर लगता है। हम आम आदमी के वर्चस्व के बीच में से 3 सीटें निकाल के लाए जो 20 साल नहीं निकल सकी। हमारे को डैमेज करने के लिए केजरीवाल ने एसआईटी की बात करी। मैं तो हैरान था कि आप एसआईटी की बात कर रहे हैं और आप कांग्रेस की बैसाखियों पे सरकार बनाए हुए हैं जिसने हमारा कत्ल किया, और आप हमको इंसाफ देंगे। तो मैं समझता हूं उनको कहीं ना कहीं हमसे डर इशारा हो रहा है कि हम इस प्रोग्राम को बाइंड अप करें क्योंकि वक्त हमारे पास में नहीं, लेकिन फिर भी एक इशू और छूट रहा है, वो ये कि जब टर्बन विवाद हुआ था, रोम में आप पहुंचे, उसके बाद में आप नेशनल इंटरनेशनल सब जगह सुर्खियों में थे। ये जो जगह जगह आप जाते हैं, जगह जगह कहीं कहीं विवाद हो जाते हैं, एक ऐसी अवधारणा बाहर की सरकारों की ना रहे, इसके लिए आप हिंदुस्तान की सरकार से क्या गुजारिश करेंगे? हालांकि उस समय भी मनमोहन सिंह ने हस्तक्षेप किया था, राजनयिक लेवल पर प्रयास भी हुए थे, ये विवाद ना पैदा हो इसके लिए क्या करेंगे? ऐसा है कि देखिए, हमारा जो सिखों का बाणा है, जो हमारा स्वरूप है, ये स्वरूप अगर दुनिया के अंदर कहीं किसी ने हिंदुस्तानी को पहचान करना है, हाँ। तो सिर्फ सिख है। अगर आप चले जाएं, हमें उन लोगों को नहीं पता कि आप बांग्लादेश से आए हैं, आप श्रीलंका से आए हैं, आप पाकिस्तान से आए हैं, आप मिडल ईस्ट की किसी कंट्री से आए हैं, लेकिन हमारा जो वेशभूषा है, अगर कोई हिंदुस्तान के सही एम्बेसडर है तो वो सिख है। और हमारे को अपने इस स्वरूप के लिए कई जगह दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, और कई जगह हमारे को इसके लिए हमारे लोगों के कत्ल भी हुए हैं। मैं आज से 15 साल पुरानी बात करता हूं कि मैं अमेरिका गया, मेरे को एक सज्जन मिले, अंग्रेज़ थे, मेरे पास से निकले और मुझे सलाम वालेकुम बोला, और आर यू फ्रॉम ईरान, आर यू फ्रॉम ईरान, यू हैव ऑयल वेल्स। उनको बताना पड़ा नहीं, हम सिख हैं, हमारी अलग पहचान है, हमारा धर्म अलग है। लेकिन ये आज भी मैं समझता हूँ कि इनोसेंस अभी अमेरिका में है। आप देखिए, पिछले हफ्ते में न्यूयॉर्क जैसी जगह में 2 इंस्टेंस हो गए हैं।
और मैं समझता हूँ कभी बहुत काम करना है, उसमें सरकार को भी करना है, उसमें हमारे को भी करना है और लोकल कम्युनिटी को भी वहाँ पे करना है, जिसके ऊपर हम बहुत बड़ी काम में लगे हुए हैं। कहाँ तक कामयाब होंगे वक्त बताएगा। कार्यक्रम की शुरुआत भी हमने इसीलिए की थी कि आपने कहा था काम बहुत सारे हैं और वक्त बहुत कम है, और मुझे लगता है कि हमारे पास में भी इस वक्त बहुत कम है और बातें बहुत सारी हैं, क्योंकि दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के भी जो काम चल रहे हैं उनके ऊपर अगर विस्तार से चर्चा की जाए तो शायद अभी और बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया एक बार फिर से मंजीत जी आपका यहाँ पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए, और मेरी शुभकामनाएं आपको कि आपकी पार्टी बहुत अच्छा करे, और मुझे लगता है अच्छे पंजाब के लिए और अच्छे दिल्ली के लिए और अच्छे हिंदुस्तान के लिए आप हमेशा ऐसे ही लगे रहें। बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो फिलहाल केबीसी एक मुलाकात में इतना ही, दीजिए इजाजत, अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई हस्ती के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।